बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन सबसे पहले बेटियों को सुरक्षित करो, वरना सब बेकार है। आज मैं बात करने वाला हूँ मनीषा के बारे में। आखिर कौन थी मनीषा और उसके साथ क्या हुआ? इस केस में प्रशासन व पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए गए, वो हैरान करने वाले क्यों थे? इस केस में पुलिस ने जिस तरह से कार्य किए, वो सवालों के घेरे में क्यों थे? 19 साल की मनीषा हरियाणा की रहने वाली थी और वह शांत स्वभाव की थी। वह अपने दादाजी से यह कहकर घर से निकली कि मैं पहले प्ले स्कूल जाऊंगी, क्योंकि वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर वहाँ से नर्सिंग कॉलेज जाएगी फॉर्म लाने के लिए। उसने कहा कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन उनके दादाजी को कहाँ पता था कि वो मनीषा को आखिरी बार देख रहे हैं। अगर पता होता तो शायद वो उसे ना जाने देते। शाम के 4 बज चुके थे। मनीषा के दादा परेशान थे। उन्होंने मनीषा के पिता संजय को ये बात बताई। संजय बार बार मनीषा को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। शाम के 6 बजे तक जब कुछ पता न चला, तब संजय मनीषा को ढूंढने आइडियल इंटरनेशनल स्कूल पहुंचते हैं, जहां मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लाने गई थी। स्कूल पहुंचने पर संजय को गार्ड और रिसेप्शन पर बैठे 3 लोग यह कहकर मना कर देते हैं कि मनीषा नामक कोई लड़की यहां आई ही नहीं थी। जब संजय ने सीसीटीवी दिखाने को कहा तो कॉलेज प्रशासन ने यहाँ भी मना कर दिया। बढ़ते समय के साथ दिल में बेचैनी भी बढ़ रही थी। तब प्रशासन को रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि किसी लड़की के साथ भाग गई होगी, 2-4 दिनों में आ जाएगी। अगले दिन संजय फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। उन्हें पूरे दिन घुमाया जाता है। फिर शाम के 5 बजे एएसआई शकुंतला रिपोर्ट लिखती हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक कि फोन को ट्रेस करने के लिए भी नहीं कहा जाता। एएसआई का फोन संजय को आता है, जिसमें वो कहती हैं कि आइडियल स्कूल से 1 किलोमीटर दूर एक लड़की की लाश मिली है। यह सुनते ही संजय का दिल बैठ गया। वह जल्दी वहां पहुंचता है। बॉडी को देखते ही उसकी सांसें थम सी गई। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रहे थे, जिस बेटी को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसके सामने उसकी बेटी बेजान हालत में पड़ी थी। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला रेता गया हो और उसका चेहरा इस तरह एसिड से जलाया गया था कि उसका खाली जबड़ा नजर आ रहा था। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। लाश की ऐसी स्थिति देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग सहम गए। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों में आक्रोश था। सब यह जानना चाहते थे कि कौन इतनी हैवानियत कर सकता है। यहाँ धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इससे पुलिस ने वह एरिया सील कर दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो लोगों में गुस्सा फैलने लगा। वहां जितने लोगों ने बॉडी देखी थी, उन सबका यही कहना था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, उसने केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि मनीषा के बॉडी में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिला है, जो कि एक पॉइजन होता है। रेप के एंगल को यह कहकर डिनाई कर दिया गया कि बॉडी या कपड़ों पर कोई सीमन नहीं मिला है, और मर्डर के भी आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश था। उनका प्रदर्शन करना जायज भी था। ये प्रदर्शन उग्र रूप न ले इसलिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी। लोगों के आक्रोश के कारण वही हर बार की तरह कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और कुछ को ट्रांसफर कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेजा गया। यहाँ से जो रिपोर्ट सामने आया वो पहले रिपोर्ट से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था, गले में जो निशान है वो जानवरों ने किया है, रेप या मर्डर नहीं हुआ है। जब ये डिटेल्स घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने बॉडी लेने से मना कर दिया। उनका बस इतना कहना था, जब तक आरोपी मिल नहीं जाता हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अगले ही दिन पुलिस का यह दावा सामने आता है कि उसे मनीषा का लिखा एक नोट मिला है, वो भी इंग्लिश में। अगर नोट पहले मिला तो आपने बताया क्यों नहीं, और इतने दिन के बाद अचानक नोट मिला कैसे? पुलिस के इन कृत्य से ये तो समझ में आ रहा था कि इसमें किसी बड़े शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही थी। मनीषा की बॉडी को मिले हुए 7 दिन हो गए थे। हरियाणा के सीएम का 7वें दिन ट्वीट आता है कि हम इस केस को सीबीआई को सौंप रहे हैं और एम्स में एक बार फिर बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। इस केस में शुरू से ही इतनी गड़बड़ चीजें हुई हैं कि सच सामने आना नामुमकिन सा लगता है। अगर सीबीआई या एम्स की रिपोर्ट कुछ भी होती है तो इस केस में इतने लूप होल हैं कि आरोपी आसानी से बच जाएंगे। इस केस में कुछ चीजें ऐसे हुई जो शक पैदा करती हैं, जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना करना। इसमें सबसे बड़ी गलती जो थी वो पुलिस की थी। अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखाता है तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उस पर गलत गलत कमेंट करने चाहिए। उसके बाद जब मनीषा के गायब होने की रिपोर्ट लिखी गई तो ना तो किसी से पूछताछ हुई, ना तो मनीषा का फ़ोन कॉल डिटेल्स चेक हुआ, ना तो 11 अगस्त को उस एरिया में कौन कौन था जिसका फ़ोन एक्टिव था, कुछ नहीं किया गया। क्राइम सीन पर मिले शराब की बोतलें, टायर के निशान, सब कुछ को अनदेखा कर दिया गया। क्राइम सीन की जाँच ठीक से नहीं की गई। वहाँ पर मनीषा के जूते ऐसे मिले जैसे किसी ने वहां पे रख दिए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों का कहना था, बॉडी का जो ये हाल है वो जानवरों ने किया है। लेकिन ये कितना सच है आइए जानते हैं। डॉक्टर के अनुसार मनीषा की पूरी बॉडी में से जानवर ने सिर्फ सर का भाग खाया था। सॉफ्ट हिस्से को जानवर ने टच भी नहीं किया था। मनीषा के कपड़े फटे नहीं थे, ना ही किसी जानवर का सलाइवा मिला था। सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी, नारा खुला हुआ था और घुटने छिले हुए थे। इसका मतलब साफ था कि मनीषा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि मनीषा ने पॉइजन खुद दुकान से खरीदा, जिसके लिए पुलिस ने बिल और नाम लिखा हुआ रजिस्टर भी दिखाया। जहां जनरली हम सामान खरीदते समय बिल नहीं लेते, वहां रजिस्टर में नाम लिखा एंट्री होना पुलिस को संदेह के घेरे में डालती है।
आज मनीषा को मरे हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल भी हो जाए और हमें आरोपी का पता भी ना चले। और अगर एज़्यूम कर लेते हैं कि आरोपी मिल गया, तो उसको सज़ा देने में 6 से 7 साल लग जाएँगे। चलिए हम पास्ट में चलते हैं, निर्भया रेप कांड। जब चलती हुई बस में एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म करके उसको मार के सड़कों पर फेंक दिया गया। सारे आरोपी पकड़े गए, सबको फांसी हुई, लेकिन फांसी होने के बाद भी क्या रेप कम हो गए या रेप होना बंद हो गए? आरोपी में डर ही नहीं है। 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की औरत तक के रेप होते हैं। जब मामला आता है तो हम लोग मोमबत्ती लेकर सड़क पर निकलते हैं। कुछ दिन हो हल्ला होता है और फिर पहले की तरह सब शांत। निर्भया के मामले में आरोपी होते हुए भी हम उसे सज़ा देने में हमें 7 से 8 साल लग गए। भारत की न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि अगर आरोपी मिल भी जाए तो सज़ा देने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक चीख दब गई चारदीवारी में, बलात्कार का कलंक समाज की नाकामी, खून के आंसुओं से लिखी वो कहानी, न्याय मिले वरना जल जाए ये दुनिया सारी।